नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं करण सिंह आज आपका भौतिक विज्ञान की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का चैप्टर प्रकाशिकी पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान का चैप्टर प्रकाशिकी पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में आप कहेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ये 9 नंबर का है। बोर्ड में जो है इसका अंक भार जो है वो 9 नंबर का है। आपके बोर्ड में इसके क्वेश्चन आएंगे 9 नंबर के। इसलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को जिस भी चैनल पर देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो चलते हैं अपनी बात पर। देखेंगे बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाशिकी। प्रकाशिकी का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रकाशिकी है क्या। पहले हम ये देखेंगे कि हम प्रकाशिकी पढ़ तो रहे हैं, लेकिन प्रकाशिकी है क्या। प्रकाशिकी क्या है? प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश तथा प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब आप इसको कहेंगे कि प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो भौतिक विज्ञान की शाखा है। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश तथा प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश तथा प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्रकाश में जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सभी का अध्ययन हम बात करेंगे प्रकाशिकी में। प्रकाशिकी में प्रकाश की सभी घटनाओं का जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाशिकी में जो है प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का व्यतिकरण है, प्रकाश का विवर्तन है, रमन प्रभाव है, कोम्पटन प्रभाव है, जीमन प्रभाव है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है। और भी जो है हम प्रकाश की विभिन्न घटनाओं का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं वही क्या है बेटा? प्रकाशिकी है। अब आगे इससे आगे चलते हैं तो हम ये देखेंगे कि सब ये प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? ठीक है, हम बात करेंगे कि प्रकाश है क्या। तो हम ये कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, लाइट इज ए एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंख के रेटिना को प्रभावित करके दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख के रेटिना को प्रभावित करके प्रभावित करके दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, प्रकाश कहलाती है। अब ये प्रकाश जो है, इस प्रकाश की निर्वात में चाल की बात करें। प्रकाश की निर्वात में चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की जो निर्वात में चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की वेवलेंथ की बात करें, तरंग दैर्ध्य की बात करें
तो इस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है, ठीक है, हमने कक्षा 11 में तरंग दैर्ध्य के बारे में पढ़ा है। किसी कंपित कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में या एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो यहाँ से जो प्रकाश है, ये प्रकाश एक कंपन या एक चक्कर, आप ये कह देंगे प्रकाश एक कंपन जो है, एक कंपन में 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक की दूरी तय करता है। ठीक है, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है वो कितनी हो गई आपके पास, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होती है। 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, अब इसके आगे चलें, हम बात करें प्रकाश की अन्य घटनाओं की बात करें, प्रकाश की विभिन्न घटनाओं की हम आगे बात करते हैं। ठीक है, जो मैंने बोर्ड पर लिख दिया, वीडियो को पॉज करके इसे उतार लेना। ठीक है, या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकाश का। सबसे पहले देखते हैं बेटा परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जो है, हम प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं। ठीक है, तो परावर्तन होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो हम ये देखते हैं। देखना इधर, यहाँ पर कोई अपने पास इधर कोई पृष्ठ है, कोई भी पृष्ठ है, ठीक है, सरफेस है। तो यहाँ पर देखिए, ये अपने पास कोई भी सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस है। अब यहाँ से क्या होता है कि आपके पास एक लाइट रे आती है, एक लाइट रे आती है और इस सरफेस पे इंसिडेंट होती है, मतलब आपतित होती है। ठीक है, कोई भी प्रकाश किरण जो है इस पृष्ठ से टकराती है। ठीक है, टकराती है तो टकराकर क्या होता है कि वापस लौट जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो ये सरफेस है, यहाँ पर ये दो मीडियम को डिवाइड करती है, ये मीडियम नंबर 1, ये मीडियम नंबर 2। ठीक है, आप इसे कह देंगे ये माध्यम 1 है। ठीक है, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। ठीक है बेटा, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। ये सरफेस क्या कर रही है कि इस माध्यम को और इस माध्यम को विभाजित करती है, मतलब डिवाइड करती है। यहाँ से देखना कि कोई भी प्रकाश किरण जो है दो माध्यमों को पृथक करने वाली पृष्ठ से टकराती है। ठीक है, तो क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बेटा, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जो प्रकाश किरण जो है वो पृष्ठ से टकराती है, उसे हम आपतित किरण कहेंगे। ये क्या है, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। और जो प्रकाश किरण पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है, उसे हम परावर्तित प्रकाश किरण कहेंगे। ठीक है, ये है अपनी परावर्तित प्रकाश किरण। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इस पृष्ठ पर खींचा गया, ठीक है, खींचा गया काल्पनिक लंब जो है उसे हम कहेंगे अभिलंब। इस खींचे गए काल्पनिक लंब को जो है हम कह देंगे अभिलंब। यहाँ से हम बात करते हैं कि जो है अपनी इंसिडेंट रे और नॉर्मल है, इन दोनों के बिटवीन जो एंगल बनता है इसे हम इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण कहेंगे। यह अपना आपतन कोण है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे हम कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है ना, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, परावर्तन कोण कह रहे हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, परावर्तन कोण कह रहे हैं। तो परावर्तन क्या हुआ, हम कहेंगे जब प्रकाश किरण एक माध्यम से
ठीक है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में माध्यमों की पृथक्कारी पृष्ठ से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये अपनी परावर्तन की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो प्रकाश का परावर्तन है ये दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन जो है, ये प्रकाश का परावर्तन जो है अपने पास दो प्रकार का होता है। ठीक है, प्रकाश के हम परावर्तन की बात कर रहे हैं तो परावर्तन की परिभाषा हमने देख ली है। जो प्रकाश का परावर्तन है ये परावर्तन अपने पास दो प्रकार का होता है। ठीक है, नंबर एक नियमित परावर्तन, नंबर दो अनियमित परावर्तन। नंबर एक पे हम बात करते हैं। नंबर एक परावर्तन के प्रकारों की हम बात करें, परावर्तन दो प्रकार का होता है। नंबर एक नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। नंबर दो अनियमित परावर्तन। परावर्तन अपने पास दो प्रकार का हो गया, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। पहले हम बात करते हैं नियमित परावर्तन की। नियमित परावर्तन की हम बात करें तो नियमित परावर्तन क्या होता है। ठीक है, नियमित परावर्तन में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रकाश किरण होगी उसका परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार होगा और प्रकाश किरण जो है प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाएगी। यहाँ पर देखना कि हम यहाँ पर एक समतल पृष्ठ लेंगे। कैसी पृष्ठ लेंगे? समतल पृष्ठ लेंगे। और यहाँ पर देखना ये अपनी समतल पृष्ठ हो गई। यहाँ पर इस समतल पृष्ठ पर कोई भी प्रकाश किरण आपतित होती है, इधर से एक प्रकाश किरण इस समतल पृष्ठ पर यहाँ से आपतित होती है और ये ऐसे इधर परावर्तित हो जाती है। दूसरी प्रकाश किरण इधर से आपतित होती है और ये ऐसे परावर्तित हो जाती है। तीसरी प्रकाश किरण यहाँ से आपतित होती है और ये ऐसे परावर्तित हो जाती है। फिर प्रकाश किरण आपतित होती है और ये ऐसे परावर्तित हो जाती है। तो हम देखते हैं कि सभी परावर्तित प्रकाश किरणें जो हैं वो परावर्तन के नियमानुसार निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। अतः हम कह देंगे, क्या कहेंगे, कि जब प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है, जब प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर, ये कैसा पृष्ठ है बेटा? समतल पृष्ठ। ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के नियमानुसार निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है। परावर्तन के नियमानुसार निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है। इसे प्रकाश का हम नियमित परावर्तन कहेंगे। हम कहेंगे क्या? जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है, जब प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है, ठीक है, आपतित होती है तो परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है। निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है। ठीक है, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं।
ठीक है, इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन में हमें ध्यान रखना है कि पृष्ठ कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। ठीक है, पृष्ठ समतल होगा तो प्रकाश किरण निश्चित दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इससे आगे हम देखते हैं अनियमित परावर्तन। आगे हम बात करते हैं प्रकाश का अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन की हम बात करते हैं, ठीक है, प्रकाश के अनियमित परावर्तन की हम बात करेंगे तो अनियमित परावर्तन में क्या है, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, प्रकाश का अनियमित परावर्तन। ठीक है, अनियमित परावर्तन में हम देखते हैं तो यहाँ पर पहले हमने नियमित परावर्तन में क्या किया था कि जो अपनी पृष्ठ थी, ठीक है, नियमित परावर्तन में अपनी पृष्ठ थी वो कैसी थी, समतल थी। अब हम क्या करते हैं कि जो है हम पृष्ठ ले लेते हैं खुरदरी। कैसी पृष्ठ होगी, खुरदरी। खुरदरी पृष्ठ ले लेते हैं। यहाँ पर देखना बेटा, जब खुरदरी पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित होगी तो क्या होगा। ठीक है, तो देखना यहाँ से ये प्रकाश किरण आपतित होती है, ठीक है, इस दिशा में परावर्तित हो जाती है। ठीक है, यहाँ से ये प्रकाश किरण आपतित होती है, ये इस दिशा में परावर्तित हो जाती है। ठीक है, इधर से ये प्रकाश किरण आपतित होती है, ये इस दिशा में परावर्तित हो जाती है। ठीक है, इधर से फिर ये प्रकाश किरण आपतित होती है, इस दिशा में परावर्तित हो जाती है। ठीक है, यहाँ से ये इस दिशा में परावर्तित हो जाती है। हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि सभी प्रकाश किरण समान दिशा में परावर्तित नहीं होती हैं, सभी की दिशा क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या कह देंगे कि जब प्रकाश किरण जो है, ठीक है, ये अपना पृष्ठ जो है वो कैसा था, खुरदरा पृष्ठ। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो क्या होता है, तो सभी दिशाओं में फैल जाती है, सभी दिशाओं में फैल जाती है। इसे हम अनियमित परावर्तन कहेंगे। यह अपना जो है परावर्तन का दूसरा प्रकार हो गया। जब प्रकाश किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो सभी दिशाओं में फैल जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन रेगुलर नहीं होता है। ठीक है, लाइट रे जो है वो स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के नियम। ठीक है, हम परावर्तन के नियमों की बात करें, ठीक है ना, परावर्तन के नियमों की बात करें तो परावर्तन में हमने देखा कि ये अपना कोई सरफेस था। ओके, ये कोई सरफेस है। ठीक है, ये अपना सरफेस हो गया। ठीक है, इस सरफेस के ऊपर मीडियम नंबर 1 है और इस सरफेस के नीचे मीडियम नंबर 2 है। ओके, इधर देखिए, यहाँ पर ये सरफेस पर इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये सरफेस पर हमने नॉर्मल बनाया था। ठीक है, और ये जो है ये अपना इंसिडेंट एंगल है और ये अपना रिफ्लेक्टेड एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परावर्तन के नियम की पहली हम बात करेंगे तो ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, नॉर्मल। तीनों एक ही सरफेस में है क्या, हाँ, तीनों एक ही सरफेस में है। तो हमने रूल क्या बना लिया, हमने रूल बना लिया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं तथा एक ही बिंदुगामी होते हैं। तो रूल नंबर 1,
रूल नंबर 1 में हमने क्या लिखा कि आपतित किरण, रूल नंबर 1 में हमने लिखा आपतित किरण, आपतित किरण इंसिडेंट रे, आपतित किरण। दूसरी क्या थी? परावर्तित किरण, ठीक है, दूसरी थी अपनी परावर्तित किरण, ठीक है। और क्या था अपना? अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते, तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं तथा एक ही बिंदुगामी होते हैं, ठीक है। एक ही समतल में स्थित होते हैं तथा एक ही बिंदुगामी होते हैं, ठीक है। अपना रूल नंबर 1 हो गया। आगे देखिए हमने क्या देखा कि अपना इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल, आपतन कोण और परावर्तन कोण, हमने दोनों को मापा। हमने देखा कि दोनों का मान इक्वल है, दोनों का मान इक्वल है। तो हमने क्या रूल बना दिया? दूसरा रूल हमने क्या बनाया कि आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। नंबर 2 पे हम चलें तो नंबर 2 पे हमने रूल बना लिया क्या कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। ये अपना दूसरा रूल हो गया, ठीक है बेटा, ये दूसरा रूल हो गया। हम यहाँ लिखेंगे एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। चलिए आगे चलते हैं, तीसरे रूल की हम बात करते हैं, ठीक है। तीसरे रूल की हम बात करते हैं। तीसरा रूल जो है हम देखते हैं, तीसरा रूल जो है वो क्या है? जो अपनी परावर्तित किरण है, ठीक है, नंबर 3, परावर्तित किरण कौन सी है? ये रही, ठीक है ना। ये तो अपनी इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये अपनी रिफ्लेक्शन रे है और ये अपना नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, और ये अपनी सरफेस है, ठीक है, सरफेस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे तीसरा नियम क्या है कि अपनी जो रिफ्लेक्शन रे है, परावर्तित किरण है, इस परावर्तित किरण की फ्रीक्वेंसी और स्पीड चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि ये जो अपनी ये परावर्तित किरण है, इसकी फ्रीक्वेंसी और स्पीड चेंज नहीं होती है। तो हमने तीसरा रूल क्या लिख लिया कि परावर्तित किरण की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति व चाल, स्पीड, चाल नहीं बदलती है, ओके, ये चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। तो हमने, ठीक है ना, तो हमने रिफ्लेक्शन के 3 रूल देखे। हमने क्या कहा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे और नॉर्मल तीनों जो है एक ही सरफेस में होते हैं, ठीक है, तथा एक ही पॉइंट से पास होते हैं, ओके। तीनों एक ही सरफेस में हैं और एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं। नंबर 2 पे हमने बात की क्या? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों का वैल्यू जो है इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। और थर्ड रूल हमने क्या देखा? थर्ड रूल हमने देखा कि जो रिफ्लेक्शन रे है, इसकी फ्रीक्वेंसी और स्पीड चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी और स्पीड चेंज नहीं होती है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि यदि ये तो क्या हुआ था, हमने जो है सरफेस पे
इस लाइट रे को हमने तिरछा आपतित करवाया था। यदि अपने पास कुछ ऐसा हो जाए, अपनी ये प्रकाश किरण है, ये सरफेस पे तिरछी आपतित न होकर अभिलंब के साथ आपतित हो जाए। हमने क्या कर दिया कि पहले तो हम क्या कर रहे थे कि ये जो प्रकाश किरण थी ये तिरछी आपतित हो रही थी और इसका परावर्तन हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखना क्या हो कि ये प्रकाश किरण जो है वो अभिलंब के साथ ही आपतित होती है। तिरछी आपतित न होकर कैसी आपतित होती है? अभिलंब आपतित होती है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट होती है। तो इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में प्यारे बच्चों ये प्रकाश किरण उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रकाश किरण क्या होती है? उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो हम कह देंगे कि जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर अभिलंब आपतित होती है, जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर अभिलंब आपतित होती है तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं होगी। यहां से देखिए कि ये इधर से आई, इधर चली गई, डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। लेकिन यहाँ पर देखना जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में क्या हो गई? वापस लौट गई। तो हम ये कह देंगे कि जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर अभिलंब आपतित होती है तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे यहाँ पर, इसको आप नोट में लिख लेना। ठीक है, नोट में लिखेंगे हम क्या कहेंगे कि जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है, जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, ठीक है, ये वापस लौट गई उसी दिशा में वापस लौट जाती है। अब यहां से अपने राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया? मैं चित्र बना दिया, उसने यहाँ पर ये एंगल लिख दिया, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, यह एंगल 90 डिग्री है। उसने क्वेश्चन बना दिया कि जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर अभिलंब आपतित होती है तो आपतन कोण I और परावर्तन कोण R का मान लिखिए। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R का मान क्या होगा? हमें ये बताना है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R का मान क्या होगा। तो देखिए क्या होता है कि हम जैसे चित्र को देखते हैं हमारे दिमाग में चीज आती है कि यहाँ पर ये क्या है? आपतन कोण है। हम जल्दी से क्या लिख देते हैं? I = 90 डिग्री, R = 90 डिग्री। इट इज रॉन्ग, ये गलत है आपका, ये गलत है। क्यों है बताता हूं बेटा। ये प्रकाश किरण जो है ये अभिलंब के साथ आपतित हो रही है, यह आपतन कोण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपतन कोण तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है। आपतन कोण तो किस किस के बीच बनता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है। और ये कहां बन रहा है? ये तो सरफेस और आपतित किरण के बीच में बन रहा है। ये तो किस किस के बीच में बन रहा है? सरफेस और आपतित किरण के बीच में। तो आपका आंसर होना चाहिए कि अभिलंब के साथ आपतित हो रही है। देखिए यहां पर हम ऐसा कह दें कि ये दो जो है रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं। ठीक है, ऐसे हैं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हैं, तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री होगा। या दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो हम क्या कह देंगे, यहाँ पर एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। आर भी कितना होगा? 0 डिग्री होगा। आपका आंसर क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। तो हम क्या कह देंगे, इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में आपतन कोण I बराबर 0 डिग्री तथा परावर्तन कोण R बराबर
0 डिग्री होगा। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहां से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आपको यही क्वेश्चन पूछेगा तो इसके अलावा इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है ना, तो यहां से आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो है मान ध्यान में रखना है कि आपतन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण कितना होगा। 90 डिग्री नहीं लिखना है, यदि 90 डिग्री लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं आगे दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अपना दर्पण क्या होता है। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं कि अपना दर्पण होता क्या है। ठीक है ना, तो दर्पण में हम पहले देखते हैं, क्या देखते हैं कि अपना दर्पण, ठीक है, दर्पण मिरर। ठीक है, मिरर की हम बात कर लेते हैं। तो बेटा अपने पास जो मिरर होते हैं, ये मिरर अपने पास 2 प्रकार के होते हैं। मिरर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो प्लेन मिरर होता है, ठीक है, मतलब आप कहेंगे क्या, समतल दर्पण। ठीक है ना, एक तो समतल दर्पण होता है और एक अपना जो है गोलीय दर्पण होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, गोलीय दर्पण। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, समतल दर्पण क्या है। ठीक है, पहले हम दर्पण की परिभाषा की बात करें, एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, फिर भी हम बात कर लेते हैं। यदि किसी कांच के टुकड़े के एक पृष्ठ पर हम पॉलिश कर दें तो दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसे हम दर्पण कहते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण क्या है? यदि किसी समतल कांच के टुकड़े के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर ली जाए, समतल कांच के टुकड़े के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसे हम समतल दर्पण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, ये बात हो गई अपनी समतल दर्पण की। अब गोलीय दर्पण को अलग से हम सेपरेट पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो कर्व मिरर है अपना गोलीय दर्पण है, ठीक है ना, इसे जो है हम अलग से पढ़ेंगे। तो पहले समतल दर्पण की बात कर लेते हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, समतल दर्पण से हम बात करेंगे प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है ना, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की हम बात कर लेते हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की हम बात कर लेते हैं। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होती है। ठीक है ना, इमेज क्या होती है, प्रतिबिंब क्या होता है। अब देखना, प्रतिबिंब किसे कहेंगे? प्रतिबिंब क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कहीं से परावर्तित या अपवर्तित होकर, कहीं से परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है ना, किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर हमें वस्तु की अनुभूति होती है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। तो प्रतिबिंब की जो है, प्रतिबिंब के बारे में हम क्या कहेंगे कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण कहीं से परावर्तित या अपवर्तित होकर, परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। किसी बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु पर
उस बिंदु पर वस्तु की अनुभूति होती है, वस्तु की अनुभूति होती है, वस्तु की अनुभूति होती है, इसे प्रतिबिंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना, इसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब आगे चलते हैं। जो ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब भी अपने पास दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अपने पास प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है ये कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। जो अपने पास प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वास्तविक। ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और नंबर दो पे हम बात कर लें, नंबर दो पे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है ना, प्रतिबिंब अपने पास दो प्रकार के हो गए। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर दो, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। पहले हम बात कर लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब की हम बात कर लें तो वास्तविक प्रतिबिंब होते क्या है? जब प्रकाश किरणें कहीं से परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है। जब प्रकाश किरणें परावर्तित या अपवर्तित होकर, जब प्रकाश किरणें परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टे बनते हैं, और वस्तु के सापेक्ष हमेशा जो है वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? उल्टे बनते हैं। इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो हम कह देंगे जब प्रकाश किरणें कहीं से परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टे होते हैं। हम ये कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टे, वस्तु के सापेक्ष सदैव कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर इसका चित्र भी बना देता हूं। ये देखिए, यहां से ये प्रकाश किरण इधर से चली गई, ये परावर्तित होकर आ रही कहीं से, और एक प्रकाश किरण इधर से आ रही है। दोनों इस बिंदु पर वास्तव में मिल रही हैं, तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। आभासी प्रतिबिंब की हम बात कर लें, ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब में हम क्या कहेंगे कि जब प्रकाश किरणें कहीं से अपवर्तित या परावर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब जो है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधे होते हैं, इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता।
ठीक है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या कह देंगे, जब प्रकाश किरणें कहीं से परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे हम क्या कह देंगे बेटा, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अभी मैंने बताया कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधे होते हैं। आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं, किसके सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष। प्रतिबिंब सीधे होते हैं, ठीक है। ये देखना आपने को ध्यान रखना, सीधे होते हैं, इन्हें पर्दे पर कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। चित्र बना के देख लेते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बनते कैसे हैं। तो देखिए, ये अपना कोई भी अपना मिरर है, ओके, ये मिरर है। यहां पर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है। यहां से कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, ऐसे एक प्रकाश किरण इधर से आपतित होती है, ओके। ये लो, ये आपतित प्रकाश किरण, ये आपतित प्रकाश किरण। अब इसका परावर्तन इधर हो जाता है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। इसका परावर्तन इधर हो जाता है, ओके। अब आप देख सकते हैं, क्या देखेंगे कि ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण कहीं नहीं काटेंगे नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इन परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। ये लो, इसको मैंने पीछे की ओर बढ़ा दिया, इसको पीछे की ओर बढ़ा दिया। अब यहां पर वास्तव में मिल रही है क्या, नहीं, वास्तव में नहीं मिल रही है, हमने मिलाया पीछे बढ़ाकर, तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो जहां पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी वहां पर क्या बनेगा, वहां पर अपने ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, वहां पर ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, इमेज हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी इमेज। ये क्या हो गया, इमेजिनरी इमेज, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना। ये आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं वस्तु के सापेक्ष, इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं बेटा। ये जो समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, ठीक है ना। ये समतल दर्पण जो है, इस समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, ठीक है ना। पार्श्व परिवर्तन की बात कर लेते हैं। पहले पार्श्व परिवर्तन होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा कि ये अपना कोई समतल दर्पण है, ओके, ये समतल दर्पण है, ठीक है। यहां पर इस समतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखी हुई है, ये पी मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। इसकी इमेज बनेगी दर्पण के पीछे, बिहाइंड मिरर। इसकी इमेज बनेगी दर्पण के पीछे, इधर ऐसी इसकी इमेज बन गई, ठीक है। तो देखिए हम क्या देखते हैं कि इसको थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूं, जैसा वो है वैसा ही बना। ये देखिए, आप देखिए, आप क्या देखेंगे कि यहां पर ये तो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गई, इसकी इमेज हो गई। ये क्या है, इमेज, ओके। देखिए, ध्यान से देखिए कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, लेकिन प्रतिबिंब के दाएं भाग में कुछ
प्रतिवर्ती परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, या ऐसा कहिए कि दायां भाग बायां भाग हो जाता है। ठीक है ना, इसे हम कहेंगे बेटा पार्श्व परिवर्तन। इसे क्या कहेंगे? पार्श्व परिवर्तन। ये अपना पार्श्व परिवर्तन हो गया। ठीक है ना, तो आप क्या कहेंगे? समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है। वस्तु के समान होता है, लेकिन प्रतिबिंब के दाएं भाग में प्रतिवर्ती परिवर्तन हो जाता है। प्रतिवर्ती परिवर्तन हो जाता है। इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। मतलब साइड चेंज हो जाती है। बात ये प्रतिवर्ती साइड चेंज हो जाती है। ठीक है, ये देखिए साइड चेंज, ये साइड उधर थी, इधर है। बात समझ आई? तो ये आपका इसमें प्रतिवर्ती परिवर्तन की बात आ गई। आगे चलते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति की हम बात करते हैं तो देखना बेटा, प्रतिबिंब की स्थिति, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कितना बड़ा बनता है, ठीक है, आकार कैसा होता है। तो आकार का तो अभी आपने देख लिया कि कैसा आकार वस्तु के समान होता है। ये अपना कोई समतल दर्पण है। ओके, ये अपना कोई क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया। ठीक है, यहाँ पर इस समतल दर्पण के सामने हमने कोई भी वस्तु रख दी। यहाँ पर हमने ये वस्तु रख दी ए और बी। ठीक है, यहां से कोई प्रकाश किरण चलती है, ये दर्पण परावर्तित होती है और ये यहां से परावर्तित हो जाती है। एक प्रकाश किरण इधर से चलती है और ये यहाँ परावर्तित होती है, इधर परावर्तित हो जाती है। परावर्तित प्रकाश किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो देखना क्या होता है कि परावर्तित प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर, ठीक है, परावर्तित प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर, परावर्तित प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, इसका प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश। तो हम क्या कहेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के समान होता है। अब यहाँ पर देखिए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के गुण। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के गुणों की बात करें, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के गुण। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के गुणों की बात करते हैं तो पहला गुण क्या हो गया? पहला गुण यह हो गया कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। तो नंबर एक बात हो गई, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी
दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है, सामने वस्तु रखी होती है। ठीक है। नंबर दो पे हम बात करेंगे कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है। जैसा अभी हमने देखा कि ये अपना कोई समतल दर्पण था, ये देखिए ये कोई समतल दर्पण था अपना, यहाँ पर इस समतल दर्पण के सामने ये वस्तु रखी हुई थी ए और बी, ए बी वस्तु रखी हुई थी। एक प्रकाश किरण ऐसे दर्पण पर अभिलंबित आपतित हो रही थी, ठीक है, ये ऐसे परावर्तित हो गई। एक प्रकाश किरण ऐसे जा रही थी, ठीक है, ये ऐसे परावर्तित हो गई। दोनों परावर्तित प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी का प्रतिबिंब यहाँ बना था बी डैश, ए का प्रतिबिंब यहाँ बना था क्या ए डैश, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, उतनी ही दूरी पर और आकार वस्तु के आकार के समान होता है। तो नंबर 2 समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, ठीक है, वस्तु के समान होता है, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 पे हम देख लें, नंबर 3 पे हम बात करें तो नंबर 3 पे हम देखते हैं कि ये समतल दर्पण है, इसमें व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करना होगा। समतल दर्पण में हम व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहें ऊपर से नीचे तक का, ठीक है ना। समतल दर्पण में व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की कितनी होनी चाहिए, कम से कम आधी होनी चाहिए। तो समतल दर्पण में नंबर 3 पे हमने बात कर ली, समतल दर्पण में व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब, समतल दर्पण में व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति की लंबाई, देखने के लिए दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की लंबाई भी कैसी होनी चाहिए, लंबाई की आधी होनी चाहिए, ठीक है, आधी होनी चाहिए। तब तो आप समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो आप कहेंगे, ठीक है ना, तो समतल दर्पण में व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। आप क्या कह देंगे, दर्पण की लंबाई बराबर व्यक्ति की लंबाई बटा व्यक्ति की लंबाई बटे 2। ओके, चलो 3 जो है अपने गुण पर डले, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये देखिए, 1 मिनट ये ध्यान रखना, ये प्रकाश किरण अभिलंबित आपतित हो रही है तो उसी दिशा में वापस लौटाएगी, ध्यान रखना इसका, उसी दिशा में वापस लौटाएगी, तिर्यक आपतित नहीं हो रही है। ये तिर्यक आपतित होती तो ऐसे चली जाती, तिरछी अब परावर्तित हो जाती, लेकिन तिर्यक आपतित नहीं हो रही है तो उसी दिशा में क्या होती है, वापस लौटाती, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। अब नंबर 4 पे चलते हैं। यदि आपतित किरण के लिए नंबर 4 पे हम बात करें, ठीक है ना, नंबर 4 पे हम बात करें, नंबर 4, यदि आपतित किरण के लिए दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए, आपतित किरण के लिए दर्पण को कितना घुमा दिया जाए, थीटा कोण पर घुमा दिया जाए, तो यहां पर देखना बेटा कि ये अपना कोई भी दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, ठीक है, ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है ऐसे,
ठीक है, ये प्रकाश किरण परावर्तित हो रही है ऐसे, ठीक है। अब आपतित किरण के लिए दर्पण को कितने कोण पर हमने घुमा दिया, थीटा कोण पर हमने घुमा दिया, तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण घूम जाएगी। यहां पर देखना कि इसके लिए हमने क्या किया कि इसको दर्पण को कितना घुमा दिया, आपतित किरण के लिए थीटा को, इसके लिए थीटा कोण घुमा दिया, थीटा कोण इधर घुमा दिया, थीटा कोण इधर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो परावर्तित किरण अब जो है, अब कितना कोण घूम जाएगी, परावर्तित किरण जो है अब अपने पास यहाँ पर 2 थीटा कोण घूम जाएगी। ये इसको डैश डैश से द्वारा डैश डैश से व्यक्त कर दें, ठीक है ना। तो ये परावर्तित किरण जो है अपनी कितना घूम गई, 2 थीटा, ठीक है ना। जब आपतित किरण को जो है, जब दर्पण को आपतित किरण के सापेक्ष थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण जो है वो कितने कोण पर घूम जाती है, 2 थीटा कोण पर घूम जाती है। नंबर 4 हो गया। तो नंबर 4 पे हमने क्या लिखा, जब दर्पण को आपतित किरण के सापेक्ष, जब दर्पण को आपतित किरण के सापेक्ष, जब दर्पण को आपतित किरण के सापेक्ष थीटा कोण पर घुमा दिया जाए, तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण घूम जाती है। ओके, नंबर 5, नंबर 4 है। अब चलते हैं नंबर 5। नंबर 5 पर चलते हैं। नंबर 5 पर हम क्या देखते हैं, यदि हम बात करें, यदि वस्तु दर्पण की ओर या दर्पण से दूर v वेग से चलती है, या तो दर्पण की ओर आती है या फिर दर्पण से दूर जाती है, ठीक है। तो प्रतिबिंब दर्पण की ओर या दर्पण से दूर 2v वेग से चलता है, मतलब वेलोसिटी डबल है भैया, ठीक है ना। तो जब वस्तु दर्पण की ओर या दर्पण से दूर v वेग से चलती है तो प्रतिबिंब दर्पण की ओर या दर्पण से दूर 2v वेग से चलता है। मतलब हमने कहा कि जब वस्तु दर्पण की ओर या दर्पण से दूर v वेग से चलती है तो प्रतिबिंब दर्पण की ओर या दर्पण से दूर 2v वेग से चलेगा। कितने वेग से चलेगा, 2v वेग से चलेगा। मैंने कह दिया बेटा वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी अपनी डबल है। ओके, चलते आगे। जब 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए, जब 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हों तो उनमें कितने प्रतिबिंब बने, ठीक है ना। अब आपने क्या किया कि 2 समतल दर्पण लिए, उनको झुका दिया, थीटा किसी भी कोण पर झुका दिया, ऐसे झुका दिया, ऐसे झुका दिया, ऐसे झुका दिया, किसी भी कोण पर आपने क्या कर दिया, 2 समतल दर्पणों को आपने झुका दिया। जब 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हों तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो अपने पास सीधा फॉर्मूला है कि n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। बात समझ में आ रही है, 360 बटे थीटा माइनस 1। ओके, चलते हैं आगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जब दर्पण सममित अवस्था में रखे हुए हो, अर्थात 360 बटे थीटा का मान समपूर्णांक आता है, सम संख्या आता है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। सेकंड कंडीशन की हम बात करें बेटा, सेकंड कंडीशन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, सेकंड कंडीशन पर लेकर चलता हूं कि जब हम ऐसा कह दें कि जब 360 बटे थीटा बराबर विषम पूर्णांक, 360 बटे थीटा बराबर विषम पूर्णांक। ओके, ठीक है। अर्थात दर्पण असममित अवस्था में है, अर्थात आप क्या कह देंगे, अर्थात दर्पण
असममित अवस्था में रखे हुए हों, असममित अवस्था में, दर्पण असममित अवस्था में रखे हों, ठीक है, रखे हों तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अपने पास n बराबर 360 बटे थीटा। ध्यान रखना प्रतिबिंबों की संख्या कितनी रह जाएगी? 360 बटे थीटा। ओके, चलते हैं। कुछ ऐसा कर दें कि सब दोनों दर्पणों के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा। ओके, 0 डिग्री बन रहा है। बात समझ आ रही है कि हमने ऐसा ही रख दिया कि सब हमने थीटा कोण नहीं बनाया। गुरुजी थीटा कोण नहीं बनाया, गुरुजी हम थीटा कोण नहीं बनाएंगे, गुरुजी हम तो एक दूसरे के समांतर रखेंगे। अब बताओ प्रतिबिंब की संख्या ये होगी कि ये होगी? बेटा नहीं तो ये होगी, नहीं होगी। क्या होनी चाहिए तो मैं बताता हूं आपको। देखिएगा नंबर थर्ड, जब दो समतल दर्पण परस्पर समांतर रखे, कैसे रखे हों? समांतर रखे हों। जब दो समतल दर्पण परस्पर समांतर रखे हों तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर, फॉर्मूला अपना यही रहेगा, 0 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। अनंत में से गया, क्या बचा? अनंत। इसका मतलब प्रतिबिंबों की संख्या कितनी रह जाएगी? अनंत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है बेटा? अनंत होती है। ओके, ये जो है अपना समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं थी, ठीक है, इनको आप लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। इससे आगे की बात जो है, इससे आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इससे एक छोटा सा एक समतल दर्पण का उपयोग और बता देता हूं, यही मैं अगले वीडियो में भी यही बता देता हूं, समतल दर्पण का उपयोग। देखिए, समतल दर्पण का उपयोग की बात करें तो ये जो समतल दर्पण है इसका उपयोग क्या क्या होता है, ठीक है, इसी वीडियो में बता देते हैं समतल दर्पण के उपयोग, ठीक है। तो आगे देखिए समतल दर्पण के उपयोग, समतल दर्पण के उपयोग, समतल दर्पण के उपयोग ये क्या क्या काम में आता है, क्या यूज होता है समतल दर्पण का? नंबर एक, हम रोज नियमित रूप से मुंह देखने के शीशे के रूप में इसी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे? मुंह देखने के शीशे के रूप में, मुंह देखने के शीशे के रूप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। हो गया नंबर एक। दूसरा उपयोग, एक उपयोग और है भैया, लिख लेते हैं, एक उपयोग और देख लेते हैं क्या है। देखो, वैज्ञानिक उपकरणों में प्रकाश किरण का पथ मोड़ने, वैज्ञानिक उपकरण में प्रकाश किरण का पथ मोड़ने व कोणों को मापने में इसी दर्पण का उपयोग हम करते हैं। तो हम क्या कह देंगे? वैज्ञानिक उपकरणों में प्रकाश किरण का पथ मोड़ने, प्रकाश किरण का पथ मोड़ने व कोणों को मापने में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास इसके दो उपयोग हो गए। इसके आगे जो है हम गोलीय दर्पण की बात करेंगे। गोलीय दर्पण की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक करें,
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और पढ़ते रहें। लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं।